हेलो फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये वाला चैप्टर। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले लाइट के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को पता नहीं होगा। सूरज सूरज से रोशनी धरती पे आता है, ये हम सभी को पता है। सूरज के अंदर में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूशन। और वो न्यूक्लियर फ्यूशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर ये एनर्जी लाइट एंड हीट के रूप में धरती पे आती है। क्लियर? तो सभी एनर्जी का मूल स्रोत है सूरज, धरती में पाए जाने वाले सिर्फ दो एनर्जी को छोड़कर। अब सूरज से ये रिएक्शंस होने के बाद जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में सूरज से बाहर निकल के आती है। और इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वैक्यूम के अंदर से भी ये चल सकता है। कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस। कहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, अगर वहां से भी ये चल सकती है। हम सभी को पता है कि सूरज और पृथ्वी के या फिर और जो प्लैनेट्स है उसके बीच में कोई मीडियम नहीं रहता। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन से बनती है, ये इस रास्ते को भी आराम से तय कर लेती है और फिर अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग टाइम पे पहुंच जाती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों नाम है, क्योंकि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी भी है और मैग्नेट का प्रॉपर्टी भी है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर वेव है, ये एक नहीं है, ये एक पैकेज है। जैसे एक किताब की दुकान, वहां पे तरह तरह के किताब मिलते हैं, तो दुकान क्या है, किताब की एक पैकेज है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी एक पैकेज है। इसके अंदर में बहुत सारे लाइट हैं। जी हाँ, बहुत सारे लाइट हैं। आज तक हम लोग क्या जानते थे कि लाइट यानी सफेद कलर का जिसके अंदर में 7 कलर मिले हुए हैं, वो नहीं है। और भी बहुत तरह के लाइट होते हैं जो हमको पता नहीं, या फिर हम लोगों के अंदर में वो सेंसेशन पैदा नहीं करता दिखने का। ठीक है। तो देखिए, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखा है, मतलब हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। सबसे पहला जो लाइट निकलती है सूरज से या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पहला पैकेज है, वो है कॉस्मिक रे। इसके अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी होती है और हम लोगों को पता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर में ज्यादा एनर्जी है मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा, या फिर उल्टे तौर पे कहें तो फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो मान लीजिए उसके अंदर में एनर्जी ज्यादा है। तो कॉस्मिक रेज में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज भी होती है। हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया है, एकदम एक्यूरेट हिसाब से। उसके बाद थोड़ा कम वाला गामा रेज होता है, इससे थोड़ा कम एनर्जी और इससे थोड़ा कम फ्रीक्वेंसी वाला गामा रेज निकलता है। फिर एक्स रेज निकलता है। गामा रेज का यूज तो आपको पता ही है, कैंसर सेल को मारने में गामा रेज यूज होता है। और जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वहां से भी गामा रेज निकलती है। तो सूरज के अंदर में तो न्यूक्लियर फ्यूजन चलता है, ये तो न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो यहाँ से भी गामा रेज निकलती है। एक्स रेज, ये भी हम सबको पता है, एक्स रेज का खोज किसने किया था, रॉन्टजेन ने। ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और ये सभी के सभी लाइट हैं। ये जो आठों के आठों देख रहे हैं, आठों के आठों ही लाइट है। लेकिन इसमें से सिर्फ ये वाला में हम लोगों को दिखता है, सेंसेशन पैदा करता है दिखने का। वो क्या है, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के पहले आता है अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद आता है विजिबल लाइट, उसके बाद आता है इंफ्रारेड, उसके बाद आता है माइक्रोवेव्स, उसके बाद आता है रेडियो वेव्स। इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में एनर्जी के हिसाब से।
तो सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी कॉस्मिक रे में है, सबसे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रे में है, तो सबसे लोएस्ट कौन में होगा? एकदम लास्ट वाला, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखें, रेडियो वेव्स में। रेडियो वेव्स में क्या होता है? सबसे लोएस्ट एनर्जी होता है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है इन सब के मुकाबले। ठीक है, अब देखिए वेव लेंथ के बारे में हम बात करते हैं। ऐसे फैलता है वेव, ये सब वेव है ना, तो ऐसे ही फैलेगा। तो ये है वेव लेंथ, ठीक है, ये है वेव लेंथ। तो वेव लेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है और वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेव लेंथ कम होगा और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेव लेंथ ज़्यादा होगा। समझिए मेरी बात को, फ्रीक्वेंसी लैम्डा यानी वेवलेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो वेवलेंथ अगर बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा घटेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी घटा तो फिर वेवलेंथ बढ़ेगा, या फिर उल्टा। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट एनर्जी, जिसके अंदर में एनर्जी ज़्यादा होता है उसके अंदर में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यानी वेवलेंथ कम। तो अब बोलिए कि इन सब में से सबसे कम वेवलेंथ वाला कौन सा रे है? इन सब में से एनर्जी ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इसमें, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा, कम होगा। और इसमें क्या है? फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा। ऐसे घटते 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 आएगा, ठीक है। फिर इसमें सबसे ज़्यादा, फिर इससे थोड़ा कम इसमें, इससे थोड़ा कम इसमें, इससे थोड़ा कम इसमें, इससे थोड़ा कम इसमें, और सबसे कम इसमें। ठीक है, समझ में आ गया? अब यूवी रेज, यूवी रेज को सभी जानते हैं, बहुत तरह के प्रकार होते हैं इसका। तो यूवी रेज हमारे जो ओजोन लेयर है वो सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए यूवी रेज धरती तक पहुंच नहीं पाता। यूवी रेज अगर धरती तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा? ये बॉडी को आयोनाइज कर देगा। फिर सेल जिस हिसाब से काम करता है हमारे बॉडी के अंदर में, उस हिसाब से काम नहीं करेगा, कुछ दूसरा काम करेगा, जिससे कैंसर सेल्स का प्रोडक्शन होगा। फिर आते हैं विजिबल लाइट। ये सारे के सारे लाइट में सिर्फ यही वाला लाइट को लेकर 10th में आप लोग चर्चा करेंगे, ये सबको नहीं। और ये जो विजिबल लाइट है ये खुद तो इनविजिबल है, लेकिन जब किसी वस्तु के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो उस ऑब्जेक्ट को दिखने में हेल्प करती है, सेंसेशन पैदा करती है आंखों में, आंखों से ब्रेन में। ठीक है, ये जो विजिबल लाइट है ये भी 7 कलर के अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के कलर से मिलके बने हुए हैं। और ये जो विबजियोर देख रहे हैं ये तो आप लोग को पता ही है, ये विबजियोर भी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सजाया गया है। इसमें भी जो वायलेट कलर है उसका एनर्जी सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ सबसे कम। और जो रेड कलर है, ये रेड कलर का एनर्जी सबसे कम, यानी फ्रीक्वेंसी भी कम, या फिर कह सकते हैं कि वेवलेंथ ज़्यादा। तो यहाँ से अगर आपसे कोई पूछे कि रेड कलर का फ्रीक्वेंसी और सभी कलर सिम के मुकाबले कम या ज़्यादा है, क्या कहेंगे? कम है, क्योंकि एनर्जी कम है। अगर एनर्जी पूछे तो भी कम, फ्रीक्वेंसी पूछे तो भी कम, लेकिन अगर वेवलेंथ पूछे तो सबसे ज़्यादा होगा रेड का, और वेवलेंथ सबसे कम होगा वायलेट का, क्योंकि ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया हुआ है जैसे यहाँ पर है। और इसका ये भी जान लीजिए वेवलेंथ कितना होता है, 380 टू 750 नैनोमीटर, ये भी याद रखिए। ठीक है, गामा रेज का यूज हमने देख लिया। एक्स रेज हमको पता है, हड्डी बड्डी अगर टूट गई है तो उसको देखने में एक्स रेज यूज होता है। यूवी रेज का तो खास तौर पे कुछ इस्तेमाल नहीं, कुछ कुछ जगह पर इस्तेमाल है। विजिबल लाइट तो हर जगह इस्तेमाल होता है धरती में, देखते ही हैं हम इसलिए। इंफ्रारेड, एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक काला कपड़ा है, ब्लैक,
तो ब्लैक कलर हम लोग को पता है कि सभी के सभी लाइट को सोख लेता है, कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए वो ब्लैक है। जैसे गर्मी के टाइम में जो रोड होता है, रोड पिच का बना हुआ रोड, तो उसमें सारा दिन भर या फिर धरती ही मान लीजिए हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर रात के टाइम में छोड़ देता है। तो वो जिस रीति से छोड़ता है वो है इंफ्रारेड। अब आप कहोगे सर मैंने एक ब्लैक टी शर्ट पहन के रखा है, इसका मतलब है कि सारे की सारी रोशनी को ये सोख रहा है, तो ये कैसे छोड़ेगा? ये भी छोड़ता है, ये भी एक लाइट के तरह से छोड़ता है, इंफ्रारेड वेव्स की तरह से छोड़ता है, लेकिन आंखों से दिखता नहीं। हमने कहा ना कि ये सब में से सिर्फ विजिबल लाइट ही है जो दिखने में मदद करता है, बाकी सब लाइट दिखने में मदद नहीं करता। तो आपका अगर ब्लैक टी शर्ट है या फिर कोई भी काला चीज आप पहन के रखे हो, वो अगर हीट हीट एब्जॉर्ब भी करेगा, लेकिन जब उसको छोड़ेगा आपको पता नहीं चलेगा। और ये जनरली इंफ्रारेड की तरह, मतलब ये जो प्रोसेस है, ये जो नियम है इसका इंफ्रारेड रेडिएशन का, इस नियम से छोड़ता है। फिर माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स का भी बहुत सारा इस्तेमाल है, जैसे स्पेशली वायरलेस में, जहाँ पर वो टीवी का रिमोट या फिर जो वायरलेस फोन होता है, ये सब जगह कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। ये सब लाइट है। और रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स का तो आपको पता ही है, हम रेडियो सुनते हैं वो भी इस प्रिंसिपल के आधार पर। या फिर स्पेस में जो जाते हैं, वहां पे जो बातें चलती है, वहां पर तो कोई मीडियम नहीं है, तो साउंड तो पहुंचेगा नहीं, तो रेडियो तरंगों के रूप में उसको भेजा जाता है एक दूसरे के लिए, और फिर उसको साउंड एनर्जी में चेंज करके फिर वो लोग, एक मशीन लगा हुआ होता है, उससे वो लोग सुनते हैं। तो ये है मोटे तौर पे कुछ बेसिक सी बातें। आज तक हम लोगों को पता था कि लाइट सिर्फ एक होता है, लेकिन नहीं, लाइट तो एक बड़ा सा पैकेज का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसको लेकर ही हम चर्चा करेंगे। और बाकी भी रेज होता है, बाकी भी लाइट होता है, लेकिन ये सब दिखने में मदद नहीं करता। इस लाइट में हम दिख नहीं सकते। जैसे यूवी रेज में हम लोग नहीं दिख सकते, लेकिन जो मधुमक्खी होते हैं, हनी बी, उसको यूवी रेज में दिखाई देता है। ठीक है। तो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पैकेज निकलता है, उस पैकेज के अंदर में ही विजिबल लाइट है, जिससे हम लोग देखते हैं। और इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा के रखा है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, ये सब के बारे में भी यहाँ पर चर्चा हो गया। अभी चलिए आगे देखते हैं। साइंस के जिस ब्रांच में साइंस के जिस ब्रांच में लाइट को लेकर स्टडी होता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिक्स। क्लियर? चश्मे की दुकान पे लिखा हुआ होता है ऑप्टिकल शॉप। क्यों? क्योंकि आपके आंखों में रोशनी ठीक तरह से नहीं जा पा रही है, या फिर रोशनी का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसको लेकर वो लोग काम करते हैं और उस हिसाब से चश्मा बना के देते हैं। तो स्टडी ऑफ लाइट साइंस के जिस ब्रांच में होता है, उसका नाम है ऑप्टिक्स। फादर ऑफ ऑप्टिक्स, जनक, ऑप्टिक्स का जनक इब्न अल हैथम, जिन्होंने विशन थ्योरी दिया था। क्या दिया था? विशन थ्योरी दिया था। और उनका नाम है इब्न अल हैथम, जिसको फादर ऑफ ऑप्टिक्स, जो ब्रांच आज हम पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में, उस ब्रांच का इन्होंने जैसे कि निर्माण किया था। वैसे यूक्लिड, यूक्लिड का रिमाइंडर थ्योरम 9th में तो पढ़ी है सब। तो उन्होंने क्या किया था, जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया था लाइट को, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब चीज को। और इसको फादर ऑफ जियोमेट्री भी कहा जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा फादर ऑफ जियोमेट्री कौन है, आप कहोगे यूक्लिड। यूक्लिड ने क्या किया था? जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया था ऑप्टिक्स का। फादर ऑफ ऑप्टिक्स किसे कहा जाता है? इब्न अल हैथम। उन्होंने कौन सा थ्योरी दिया था? विजन थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ विजन। कौन से ब्रांच में लाइट के बारे में पढ़ाया जाता है? ऑप्टिक्स में, या फिर स्टडी किया जाता है ऑप्टिक्स में। अब देखो, ये सब तो मोटा तौर पे हो गया। अभी लाइट को लेकर बहुत शुरू से ही जो पुराने जमाने में महान महान वैज्ञानिक होकर गए हैं,
वो सोचने लगे कि ये क्या है, ये क्या है। ये हम बात कर रहे हैं विजुअल लाइट की, ठीक है। हम अल्ट्रावायलेट रे या फिर रेडियो वेव्स ये सब की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विजुअल लाइट की, जो आपके सिलेबस में है। तो ये देखा गया है कि लाइट ना थोड़ा डुअल नेचर का है। डुअल नेचर मतलब उसके अंदर में वेव का प्रॉपर्टी भी है और उसके अंदर में पार्टिकल का प्रॉपर्टी भी है। अगर आप लाइट को एक वेव की तरह मानोगे तो भी जैसे कि वो ऐसे ही काम करता है, और एक लाइट को अगर छोटे 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 कण का एक लंबा सा रे मानोगे तो भी वो उस हिसाब से काम करता है। अब यहाँ पर देखिए, लाइट को वेव मान के लाइट का कौन कौन सा प्रॉपर्टी को हम सिद्ध कर सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिस्पर्शन। ये सब लाइट के प्रॉपर्टीज को हम लाइट को वेव मान के प्रूव कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं या फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी ओर लाइट को पार्टिकल मान के, अगर लाइट को आप पार्टिकल मानोगे तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर जिसको फोटो एमिशन भी कहा जाता है, जो 1905 में आइंस्टाइन ने इसका खोज किया था और 1922 में उनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। और दूसरा होता है कॉम्पटन स्कैटरिंग। इसको भी आप वेव से नहीं बल्कि लाइट को जब आप एक पार्टिकल के तौर पे देखोगे तभी इसको आप प्रूव कर सकते हो। अब ये कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या है? एक ग्राफाइट का टुकड़ा यहाँ पर लिया जाता है और इधर से लाइट को भेजा जाता है किसी सोर्स से। अब क्या होता है कि लाइट ग्राफाइट का छोटा सा टुकड़ा होता है, तो लाइट क्या करता है, इसके ऐसे ये जो साइड वाला कॉर्नर है यहाँ से जैसे ही टकरा के जैसे कि उसका दिशा चेंज कर देता है। ठीक है, ये है कॉम्पटन स्कैटरिंग। ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब कोई मेटल का अगर कोई सरफेस हो, वहाँ पर अगर लाइट पड़ेगा तो उसके साथ साथ ही लाइट पड़ने के साथ साथ ही एट ए टाइम क्या होगा, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तब कुछ ना कुछ कलर्स को भी ये लेके निकलेगा। और कलर्स अगर है तो कलर्स के अंदर में फ्रीक्वेंसी भी है, कलर्स के अंदर में वेवलेंथ भी है। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर जिसको फोटो एमिशन भी कहा जाता है। तो लाइट को वेव मानकर लाइट का ये प्रॉपर्टी को हम जज कर सकते हैं या फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी को अगर एक्सप्लेन करना है तो लाइट को पार्टिकल के रूप में देखना पड़ेगा। और ये बड़ा कंट्रोवर्सीज मैटर है कि लाइट कभी कभी जैसे कि पार्टिकल का रूप दिखाता है तो कभी कभी वेव का रूप दिखाता है। मतलब अभी तक इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि वो एक्चुअल में है क्या, लेकिन अभी तक जितना लास्ट पता चला है कि वो वेव भी है, वो पार्टिकल भी है। ये बड़ा एक डुअल नेचर है लाइट का, विजिबल लाइट का। अब ये जो लाइट वेव है, इसको पहले प्रपोज किया था क्रिश्चियन हाइजेंस ने 1690 में। इन्होंने कुछ रिसर्च किए होंगे अपने टाइम पे या फिर कुछ देखा होगा, कुछ सोचा होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि लाइट वेव की तरह है, वेव। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता है लाइट। फिर उन्होंने तो कह दिया 1690 में, लेकिन उसको प्रूफ किया थॉमस यंग ने 1803 में। 100 साल के ऊपर लगे, 200 साल के ऊपर लगे करीब लगभग। तो अगर आपसे पूछे कि प्रपोज किसने किया था लाइट इज ए वेव, क्रिश्चियन हाइजेंस। और अगर पूछे कि इसको प्रूफ किसने किया था, थॉमस यंग ने 1803 में। इधर में ये जो पार्टिकल थ्योरी है इसको भी पहले कोई बता के गया है। कौन है? न्यूटन, फेमस साइंटिस्ट। ये जो विबजियोर जो 7 कलर का बना हुआ होता है वो भी न्यूटन का ही खोज है। उन्होंने एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म के अंदर से लाइट को ऐसे पास करवाया, फिर वो स्कैटर हो गए चारों ओर। तो अगर अगर आपसे ये पूछे कि पार्टिकल थ्योरी का प्रपोज किसने किया था पहले, न्यूटन ने 1672 में। विबजियोर का खोज किसने किया था, न्यूटन ने 1672
1972 में। लेकिन इसको भी प्रूफ न्यूटन नहीं कर पाए, प्रूफ किया आइंस्टाइन ने, जब उन्होंने मैक्स प्लांक का एक थ्योरी आया था 1900 में, क्वांटम थ्योरी, जहां पर बताया गया था कि लाइट छोटे 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 कण से बने हुए होते हैं जिसको फोटोन कहा जाता है। और उन्होंने एक फोटोन के अंदर में कितनी एनर्जी होती है ये इक्वेशन दिया था, E इक्वल टू एच एफ, जहाँ पर H है प्लांक कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू होता है। तो एक फोटोन के अंदर में ये एनर्जी जो है वो एनर्जी बराबर होगा फ्रीक्वेंसी इंटू प्लांक कांस्टेंट में। ये मैक्स प्लांक ने 1900 में ये प्रपोज किया था और जैसे कि दिखाया प्रूफ करके, तो इसी के ऊपर आधार बना के 1905 में जाके आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रपोज दिया, प्रूफ करके दिखाया, और वो 1922 में, तब वो जीवित नहीं थे, उनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो पार्टिकल प्रॉपर्टी का प्रपोज न्यूटन ने किया था, प्रूफ किया आइंस्टाइन ने मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी के जरिए। और फिर ये जो कॉम्पटन प्रभाव है, ये कॉम्पटन प्रभाव को भी अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो लाइट को वेव के नेचर से नहीं पार्टिकल के नेचर से देखना पड़ेगा, तभी आप ये दो को प्रूफ कर पाएंगे। तो कहना यही है कि यहाँ पे वेव प्रॉपर्टी में आप ये प्रूफ कर सकते हैं, किसने प्रपोज किया, किसने प्रूफ किया। यहाँ पर पार्टिकल को मानते हुए आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, किसने प्रूफ किया, किसने प्रूफ किया, किसने प्रपोज किया और किसकी मदद से प्रपोज किया। ठीक है, चलिए आगे। अब हम बात करते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। आप लोगों को सभी को पता है कि सोर्स ऑफ लाइट दो तरह के होते हैं, एक है ल्यूमिनस जो स्वयं प्रकाशित है जिससे लाइट एमिट होता है, और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस जो कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक पहुंचाता है और उस चीज को हम देख पाते हैं। ठीक है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस आप सभी को पता है। अभी देखिए, लाइट को तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन जब हम उसको पिक्चर में ड्रॉ करेंगे तब कैसे करें, इसीलिए लाइट को रे के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। इसलिए रे ऑफ लाइट मतलब लाइट को रे के रूप में दिखाया गया है। और यहाँ पर जो डायरेक्शन है उससे ये सिद्ध होता है कि कहाँ से, मतलब किस दिशा से किस दिशा की ओर लाइट आ रही है। तो बहुत सारा रे जब एक साथ मिल जाता है तब उसको कहते हैं हम बीम ऑफ लाइट। और लाइट को जब रे के रूप में, मतलब रे मान के उसके ऊपर डिस्कस किया जाता है तब उसको क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये रे ऑप्टिक्स सिर्फ वास्ट ओपेक ऑब्जेक्ट के लिए ही लागू होता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट बड़ा हो और उसकी तुलना में लाइट का जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ कम हो, छोटा हो, तभी हम उसको रे ऑप्टिक्स यानी लाइट को रे के रूप में दिखा के फिर यहाँ से जो भी समझाना है समझा सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर ऑब्जेक्ट छोटा हो, अभी थोड़ी देर पहले जो कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बता रहे थे कि ग्राफाइट का एक टुकड़ा होता है और लाइट वहां से आके जैसे कि डिफ्रेक्ट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो याद रखिएगा कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट को पार्टिकल के रूप में देखने से नहीं होगा, लाइट को जब आप वेव के नेचर में देखेंगे तभी आप डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ कर पाएंगे या समझ पाएंगे उसको। चलिए, ये सब हो गया मोटा बात। अभी देखिए, लाइट अगर किसी सरफेस, ये है सरफेस, ठीक है, सरफेस पे पड़ता है तो क्या होता है। पहला बात, लाइट जो पड़ रहा है, जिस जगह पर पड़ रहा है सरफेस के, वो जगह गिरती हुई लाइट को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जो लाइट आ रही है उस लाइट के थोड़े से भाग को ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है अपने अंदर में। दूसरा क्या होता है, उसको रिफ्लेक्ट करके फिर से उसी मीडियम में भेज देता है। ये जो मीडियम है, यही मीडियम है ना, ये सेम मीडियम है तो दोनों ही, तो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट करके भेज देता है। तो जो लाइट गिर रही है या पड़ रही है उसको इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कहा जाता है। आफ्टर पढ़ने के बाद वापस उसी मीडियम में चला जाना, जो लाइट आई वो वापस उसी में चली गई, तो जाना ये हो गया रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। जो गिर रही है वह इंसिडेंट
टकराने के बाद जो फिर से निकल रही है वो है रिफ्लेक्टेड। और इसके बीच में एक नॉर्मल को खींचा जाता है। ये नॉर्मल होता नहीं है, ये इमेजिनरी है टोटल। अब ये क्यों खींचा जाता है? क्योंकि इसके बीच में एक एंगल बनता है। देखिए ये एंगल बना ना, ये आई, आई फॉर इंसिडेंट, और ये आर, आर फॉर रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड। तो इन दोनों को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्शन का लॉ होता है। दुनिया में कोई भी चीज लॉ में चलता है। हम भी जीवन में लॉ यानी नियम, हम भी जीवन में अगर नियम को नहीं धारण करेंगे, कुछ जो मन चाहे वो करते आएंगे, तो जीवन क्या बन जाएगा? बदतर बन जाएगा, कुछ टाइम में होगा नहीं, कुछ हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हर चीज नियम में चलता है प्रकृति का। तो उस नियम में तो वो पहले से ही चलता था, लेकिन बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसको खोज निकाला कि हाँ ये नियम में चलता है। तो वैसे ही लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसका भी एक नियम है। क्या नियम है? देखिए, एक नंबर नियम है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला नियम है। दूसरा है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो एक ही जगह पर सेम प्लेन में मौजूद है। देखिए ये वही प्लेन है, सेम जगह पर एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ, एंगल तो नहीं, ये नॉर्मल, सब एक ही जगह पर सेम प्लेन में मौजूद है। तो ये हो गया दो नियम रिफ्लेक्शन के, किताब में पढ़ लीजिएगा। और एक चीज आता है वह है रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस क्या होता है? ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना लाइट का, रिफ्लेक्शन को आप अगर इंसिडेंस से डिवाइड करोगे, मतलब ये एक रेशियो है। अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड, जो लाइट रिफ्लेक्ट हुआ उसको ऊपर लिखना है, और फिर जो लाइट गिरा, अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट, उसको नीचे लिखना है। और इन दोनों का रेशियो होगा रिफ्लेक्टेंस। अब रिफ्लेक्टेंस सिल्वर का है 95%, कोल का है 4%, ये दोनों आपको याद रखना है। अब देखिए ये तो है प्लेन सरफेस। तो आप लोगों को पता है सरफेस दो टाइप का होता है, एक है प्लेन और दूसरा है ऐसे उबड़ खाबड़। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा, मतलब रफ सरफेस कहते हैं। तो प्लेन सरफेस में अगर लाइट गिरे तो वो मैक्सिमम वहां पर क्या होता है, ये थोड़ा ड्राइंग गलत हो गया। अगर प्लेन सरफेस हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक दूसरे के पैरेलल होगा। देखिए पैरेलल लाइट है, लेकिन वहीं पर अगर रफ सरफेस हो तो पढ़ने के बाद जैसे कि अलग अलग दिशाओं में लाइट निकल जाएगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब जब पैरेलल हो, लाइट का रे जब पैरेलल हो तब कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर पैरेलल ना हो तो हम उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन यहीं पर ही अगर वो जो सरफेस है, सरफेस अगर ऐसा हो तो भी वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। और अगर सरफेस ऐसा हो, ये सब प्लेन है, हाँ ये सब प्लेन है, मतलब कोई रफ नहीं है, प्लेन, तो भी वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। और तीन टाइप का होता है, यह तो आपको पता ही है। एक तो है ओपेक, जहाँ पर आके फिर निकल जाता है, इधर जा नहीं पाता। दूसरा है ट्रांसपेरेंट, आके फिर निकल जाता है, अपने से लाइट को पास करने के लिए अलाउ करता है वो। और तीसरा है ट्रांसलूसेंट, थोड़ा बहुत जाता है और थोड़ा बाहर आ जाता है। लेकिन किसी भी सरफेस में पड़े ये तीन चीज होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और अगर वो आपका ट्रांसपेरेंट हो तो थोड़ा क्या होगा, अपने अंदर से पास होने देगा। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, तो ये हो गया मोटा तौर पे बात। अभी अगले वीडियो में हम मिरर या लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करना भी सीखेंगे, और कैसे उसको देख के पहचानना है या फिर कैसे ड्रॉ करना है, क्या क्या नियम हम लोग को वहाँ पर पालन करने हैं, ये सब भी देखेंगे। तो आज का ये पहला वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने भर के देने की कोशिश की है आप लोगों को ताकि हेल्प हो सके। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने लाइट के बारे में पूरा जाना। अभी अगले वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे लाइट का और भी सारे फंक्शन। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।